खरीदने के लिए, उसके जो जो भी चीज़ें लग रही हैं उसके लिए। उसमें भी हम जो आरसी का काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसमें सर्टिफ़िकेट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अब धीरे-धीरे आप अगर जुड़ते हैं तो अब सर निरंतर जो जैविक खेती का मीटिंग लेते हैं, तो आप समझिए, उसको सीखिए, कैसा करना है, कैसे करवाना है, उसका भी हम प्लान आपको बताएँगे। लेकिन किसान उत्पादन संगठन अगर आपके यहाँ नहीं बना है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार जो है मुझसे कनेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी, बहुत लंबा ये विषय है। आप इतना समझो कि आप किसानों की समस्या को समाधान दे सकते हैं हमारे संगठन के माध्यम से, इतना समझो। जो भी समस्या आती है उसको A to Z, उस समस्या का समाधान इस संगठन के माध्यम से है। अब बात यहाँ आती है कि युवा युवा जो है, युवा खेती तो करेगा नहीं, और हम खेती करवाते भी नहीं हैं युवाओं को। अब मान लो आज का जो समय चल रहा है, उस समय में ये है कि अगर आप खेती करते हैं तो आप अपना जीवन उतना अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, मुझे नहीं लगता कि आप गुजार पाएँगे। तो अभी जो खेती हो रही है वो क्रॉप खेती हो रही है, और हम जो चाह रहे हैं वो कैश क्रॉप खेती चाह रहे हैं। उसमें क्या है कि कैश क्रॉप खेती में हम ये चाह रहे हैं कि आप जो भी काम करें, तो आप इतना इनकम जनरेट कर पाएँ कि आप जो है महीने की खर्चे पूरे निकल सकें। तो वो कैसे निकलेंगे? आपके घर में जो व्यक्ति हैं वो खेती करें और बाकी एक्टिविटी आप सँभालें। अब एग्री बिज़नेस एक बहुत बड़ा सेक्टर है एग्री बिज़नेस में, कि आप इतने इतने ऑप्शन हैं आपके पास काम करने के लिए कि आप मतलब मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अलग-अलग एक्टिविटी करेगा ना, तो भी खत्म नहीं होगा। एग्रीकल्चर से ही सब कुछ है। जैसे आज इसमें से अगर कोई व्यक्ति, मैं तो अभी मोटा-मोटा बताऊँगा कि अगर आप शहद का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, शहद का प्रोडक्शन, तो शहद का प्रोडक्शन हम करवाने वाले हैं, तो उसमें जितना भी आपका शहद होगा वो हम सीधे परचेज़ कर लेंगे। दूसरा, हमारे पास जो है कोदो कुटकी जो मिलेट्स है, अगर आपके क्षेत्र में मिलेट्स होता है और उस मिलेट्स से आप जो है, हम मिलेट्स नहीं खरीदेंगे आपसे, उस मिलेट्स से आप अगर चाहते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट बना सकें, जो भी आपके मन में आइडिया है, तो हम उसके लिए पूर्ण सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट हम करेंगे कि हम जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कैसे बनाएँ, कैसे क्या करें, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है खरीदने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन उसके पहले हम उसमें जो है सारी चीज़ें देखेंगे, आपका प्रोडक्ट कौन-सा है, कैसा है, क्या वो मार्केट में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, तब जाके आपके साथ हम जो है ये सारी चीज़ें करेंगे। तीसरी बात आती है कि अगर आप जो है, हमारा और भी एक काम है जो चल रहा है, वो है घी का काम हम करते हैं। अगर आप मिल्क में काम करना चाहते हैं, तो इसके भी अलग-अलग जो है आइडिया हैं हमारे पास। जो है आपने नाम सुना होगा सांची, सांची दूध आपने सभी ने सुना होगा। उनके जो है एरिया मैनेजर हैं जबलपुर, उनसे मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, वो भी हमारे क्षेत्र से हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी को समझा मैंने सांची दूध वाले का, तो उन्होंने साफ बोला है कि सांची दूध या अमूल दूध जो है, कैसे ग्राउंड लेवल में उतरा, इतना बड़ी कंपनी कैसे बनी उनकी, ये सारी चीज़ें कैसे हुआ, वो भी एक एफपीओ है। अमूल दूध आपने सुना होगा, वो भी एफपीओ है। जब बात आती है कि बिज़नेस करने वाले का स्ट्रेटजी अलग होता है। वो क्या काम करते हैं, वो 30 लोगों का एक समूह बनाते हैं। 30 लोगों का समूह बनता है सांची मिल्क वालों का। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप दूध का काम करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं आप, तो आप अपने क्षेत्र में 30 किसानों को सेलेक्ट करेंगे, और 30 किसान सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास क्या गाय है, भैंस है, क्या है, जो पहले से आप अगर काम कर रहे हैं, मिल्क में काम कर रहे हैं, फिर देखेंगे वो कि आपका जो 30 किसान है वो कितना दूध का प्रोडक्शन दे पाएँगे हमको। अगर आप 30 किसानों कर रहे हैं, तो अगर मिल्क का प्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल होता है कि हाँ, आप 200 लीटर, 300 लीटर, 400 लीटर पर डे का आपका है, तो वो क्या काम करेंगे, आप 30 लोगों के नाम से ही लोन प्रोवाइड करवाएँगे। और वहाँ पे यूनिट लगेगी, वो किसकी लगेगी? सांची की लगेगी। सांची दूध का यूनिट लगेगा, जहाँ स्टोर होगा, वहाँ कोल्ड स्टोर वगैरह जो जो भी उनका सिस्टम रहता है, वो दूध का वो करेंगे।
और पैसा सब आपके नाम से निकला। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि आपके क्षेत्र में जो दूध होता है, उससे जो इनकम जनरेट होती है, उसी इनकम आपके इनकम से ही उस पूरा प्लांट का कर्जा माफ़ करवाएँगे। मतलब कर्जा चुकवाएँगे, माफ़ नहीं सॉरी चुकाया जाएगा। तो आप सोचो स्ट्रेटजी कितनी भयंकर बड़ी है कि वो आपका ही पैसा, आपने ही काम किया, लेकिन वो कंपनी कौन है? सांची। और वो फैक्ट्री किसकी है? सांची की। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमने लगाया है, नहीं कर सकते आप। आपने नहीं लगाया, सांची ने लगाया है। किसके लिए लगाया? आपके लिए लगाया है। लेकिन पैसा किसके नाम से निकला बैंक से? आपके नाम से ही निकला है। लेकिन चुकवा कौन रहा है? आप ही चुकवा रहे हैं। हाँ, बीच में जो आइडिया कौन दे रहा है? सांची दे रहा है। बस वो माइंड आइडिया का पैसा ले रहा है, इतना सारा आइडिया। तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, आपके मन में जो भी आइडिया है ना, तो कभी आप मत सोचो कि हम जो है ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। जो भी व्यापार बड़ी-बड़ी कंपनियाँ व्यापार कर रही हैं ना, तो वो ऐसा ही काम कर रही हैं। आज जो है मैं दूसरी कंपनी का उदाहरण दूँ, आपने सभी ने उस कंपनी का नाम जानते हैं। सुना भी है, आपके घर-घर में वो कंपनी का नाम है, रिलायंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। हमने रिलायंस कंपनी के साथ भी जो है गे नेपियर ग्रास के लिए जो हमने हमारी कंपनी टाई अप की हुई थी। नेपियर ग्रास वो क्या है? बायोफ्यूल। आजकल क्या है, पेट्रोल बंद होने वाला कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद पेट्रोल बंद होगा। तो सरकार का जो है मिशन है कि वो बायोफ्यूल के माध्यम से गाड़ी, सीएनजी गाड़ी आजकल आ गई हैं। तो वो हमारे अपने जबलपुर में ही एक कंपनी है रिलायंस की, उन्होंने अभी नया चालू किया है। तो वो बायोफ्यूल बनाएँगे नेपियर ग्रास से। आपने नेपियर ग्रास सुना होगा, नाम देखा भी होगा। नागपुर तरफ बहुत होता है, अपने जे गोंदिया तरफ। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी है? आप समझो, अब वो ₹1 खर्च नहीं कर रहे हैं वो नेपियर ग्रास के लिए। किसान, मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे बताने का नहीं है, अगर मैं उस कंपनी में अगर काम करता तो जो है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाती, क्योंकि आप कंपनी की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। लेकिन मैं अंदर की बात आपको सबको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समझो कि आप अभी तक इसलिए पीछे हैं कि आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए पीछे हैं, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अभी कोई भी व्यक्ति अगर मुझे रिस्पॉन्स करेगा ना, अगर आपसे वो पूछेंगे तो आप बोलोगे पैसा नहीं है मेरे पास 10 लाख 5 लाख होता तो मैं काम कर डालता। आप इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन है ही, रहेगा ही नहीं। और विकास सर हैं जो निरंतर इसमें बहुत बड़ा वो मीटिंग लेते रहते हैं कि पैसा कैसे आएगा, वो सब बताया जाएगा आपको। तो कंपनी क्या काम करती है कि आपको नेपियर ग्रास लगवाएगी। नेपियर ग्रास लगाएँगे आप, किसान हैं तो आपका ही बीज रहेगा, आपका ही बीज रहेगा। और उसके बाद क्या करेगी कंपनी? कंपनी खरीदेगी उसको। और जब कंपनी उस नेपियर ग्रास को खरीदेगी और खरीदने के बाद वो कंपनी का काम करेगी, आपका पेमेंट कब देगी? 20 दिन बाद देगी, 20 दिन बाद। जब 20 दिन बाद पेमेंट देगी, तो वो पेमेंट कहाँ से देगी? वो अपने जेब से थोड़ी पेमेंट दे रही कंपनी। आप सोचे होंगे इतने रिलायंस कंपनी, बड़ा अंबानी अपना जेब से कोई पैसा नहीं देता। वो पैसा कब देगी आपको? जब उसका नेपियर आपका नेपियर ग्रास उन्होंने लिया, उसके बाद उसको मशीन उसकी फैक्ट्री में गया, वो फैक्ट्री में जाने के बाद वो गैस बना, गैस जाने के बाद पेट्रोल पंप में गया, जहाँ भी गया जहाँ भी स्टॉक वहाँ गया। उसके बाद जब पैसा रिटर्न वहाँ कंपनी में 20 दिन का साइकिल में कंप्लीट पैसा रिटर्न हो जाता है। जब पैसा उनके पास आ गया, तब जाके वो पैसा किसान को रिलीज़ किया। उसमें भी क्या करती है कंपनियाँ? कंपनियाँ अपने अंडर जो है किसी भी चीज़ का ज़्यादा बोझ नहीं लेता किसानों के साथ। तो उन्होंने क्या किया, हम जैसे को वेंडर बना दिया था, हम जैसे लोगों को। तो हम जैसे लोगों को वेंडर बना के क्या किया कि भाई आप एक काम करो गौरीशंकर जी, आप 100 किसानों को न्यूक्लियर ग्रास लगवाइए और उसका जो है हम 10-20% आपको देंगे। और उसमें क्या होगा कि आपको अच्छी कमाई हो जाएगी। हमने सोचा ज़बरदस्त है ये तो, न्यू कम रिलायंस के साथ हम काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। 2%, 5%, 10% हमको मिल जाएगा, अच्छा काम है। हम तो कर लेते हैं। जब बाद में हमारा उनके साथ जब एमओयू साइन होने वाला था, तो उसमें जब उनकी टर्म कंडीशन हमने देखा, उस टर्म कंडीशन में ये साफ लिखा था कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है, तो वेंडर को जो है 15 दिनों के अंदर जो है किसानों को पेमेंट रिलीज़ करना होगा। अब आप सोचिए कंपनी की स्ट्रेटजी कितनी भयंकर है। वो सिर्फ़ मेरे से बात किया,
और 100 किसानों से बात नहीं किए। 100 किसानों को जानती भी नहीं है वो कौन है, वो तो वेंडर को जानती है। अब वेंडर किसानों को जानता है। अब जब मान लो किसान कंप्लेंट करेगा तो वो किसको करेगा? वेंडर को करेगा। भाई कंपनी तो हमारी है ना, हमने टाई अप किया था। तो कंपनी रिलायंस का कुछ नहीं होगा। वो तो साफ बोल दी कि हम अगर पेमेंट नहीं करे थे, हमने एग्रीमेंट किया था कि भाई 15 दिन रिलीज पेमेंट करेंगे, बाकी 20 दिन 25 दिन में अगर उनका गैस बिका, मतलब 1 महीने बाद बिका, होल्ड हो गया, 1 महीना बाद वेंडर को पेमेंट किया, वो मुझे किया, लेकिन मुझे तो 15 दिन में देना। तो ये कंपनी की स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी बनाया जाता है। तो इसलिए मैं बोला था आपको सबसे पहले मीटिंग लेने से पहले कि आप अपने माइंड में सोचें कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप जो है यहाँ आए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आपको ऊपर से इसलिए भेजा गया है कि आप अपने परिवार को, समाज को एक नया बदलाव देकर वापस आपको जाना है। तो आप सोचिए। तो ये सारी स्ट्रेटजी बड़ी-बड़ी कंपनी की मैं आपको बताया जो है काम करने की होती है। वो अपना जेब का पैसा नहीं लगाते हैं, वो सब सिस्टम से उनका रहता है। तो वो भी आपको करना है। आपका बस सोच को बड़ा रखो और जो भी आप काम करते हैं, उस काम को लेकर बिल्कुल आप जो है एक प्रकार से उसकी अपनी एनर्जी पूरा उस काम में झोंक दो। तभी जाके आप यहाँ जो है मैं यहाँ तक जो है आप पहुँच पाएँगे या सक्सेस हो पाएँगे, बड़ी-बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएँगे। तीसरा है अभी जो है हम काम कर रहे हैं वो उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल का जो है कैश क्रॉप अपन इसको बोल सकते हैं। तो कैश क्रॉप होता है मतलब पैसा आता है, नगदी पैसा आता है। तो वेजिटेबल एक ऐसा सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सेक्टर है किसानों के लिए, हम सब के लिए, जिसमें जो है आपकी इनकम बनी रहती है, रेगुलर बनी रहती है। तो वेजिटेबल में क्या हमारा अभी प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया है जेएनकेवी में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 25 लाख का प्रोजेक्ट है। वो अगले महीने से हमारी ट्रेनिंग भी होने वाली है। तो उसमें हमने प्रोजेक्ट में सबमिट किया है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक। हमारे जो जितने वेजिटेबल हैं, आप लगाते हो या आप नहीं लगा रहे हो, तो आप खुद सोचना कि आप सभी के घर में अभी वेजिटेबल होगा। आप जहाँ से भी हैं, चाहे गाँव से हैं तो भी आप जो है आपके पास टमाटर हो गई, आपके पास आलू हो गई, आपके पास और भी अन्य जो है वो चीज़ें होंगी। तो हम चाहते हैं कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें ये है कि अगर आप जुड़ेंगे, तो हम जो वेजिटेबल में काम करने वाले किसानों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस में काम करेंगे। उसमें हमारा एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट में होगा कि जो भी किसान वेजिटेबल का खेती करना चाहता है, तो उसको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे हम, उसको पूरा आइडिया देंगे हम, उसके बाद उसका जितना भी वेजिटेबल है, पूरा वेजिटेबल भी हम खरीदेंगे। 2 रेट में हम वेजिटेबल आपसे खरीदेंगे। 2 रेट रहेंगे हमारे, वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो हो रहा है, वो रेट जो है आज जो मंडी का रेट अगर टमाटर का 20 रुपए है, तो वो दुकानदार उसको 40 में बेचता है। तो क्यों बेचता है वो 40 में? इसको हमको समझना, सबको समझना, हम इसलिए बता रहे हैं, हम एग्रीकल्चर से ही हूँ मैं। तो उस गैप को पूरा हमने किया, तो उसमें क्या किया कि अगर आप वेजिटेबल लगाते हैं, तो एक हम जो है आपका जितना अच्छा मतलब क्वालिटी वाला वेजिटेबल है, मान लो टमाटर आपने लगाया और भी अन्य चीज़ें आपने लगाई, लौकी लगाया, जो बेस्ट क्वालिटी इज़ द मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का वेजिटेबल को हम इज़ द कच्चा लेंगे, कच्चा मतलब समझ सीधा लेंगे। उसके बाद जो वेजिटेबल बच जाएगा आपका, मान लो कुछ बच गया, कुछ मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं रहा, उसको हम ड्राई करवाएँगे आपको, ड्राई करवाएँगे और ड्राई करके उसको लेंगे। तो आपका अभी जितने भी किसान वेजिटेबल का काम कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वो खराब वेजिटेबल मतलब सस्ता चला जाता है। सस्ता गया तो भाई उसका तो लॉस हुआ ना, आपका तो लॉस हो गया। आपका तो ज़मीन में आपका 3 महीने में फसल निकलती है, तो 3 महीने में आपका समय तो गया। अब समय गया तो बाद में आप वेट करिए 3 महीने का, जब जाके आप सब्ज़ी लगा पाएँगे। तो हम जो दोनों कंडीशन उसमें हमारे साथ रहेंगी। एक सीधा हम खरीदेंगे, दूसरा जो है, जो किसान के पास अगर वेजिटेबल कुछ खराब हो रहे हैं, ज़्यादा पक गए हैं, तो वो क्या काम करेगा वो किसान ज़्यादा पकने वालों को, क्योंकि वो आने-जाने में ट्रांसपोर्ट में भी खराब हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो उनको हम ड्राई करवाएँगे। ड्रायर के माध्यम से। वो ड्रायर के माध्यम से ड्राई करके वो किसान हमको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना तक
के बाद भी वो वेजिटेबल को हमको सप्लाई दे सकता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि वो किसान का एक भी लॉस नहीं हुआ, 1 भी % उस किसान का लॉस नहीं हुआ। जब लॉस नहीं हुआ किसान को, तो किसान का जो उचित मूल्य है वो मिल पाया। तो उचित मूल्य मिल पाया तो वो किसान जो आगे बढ़ा, वो आज जो जैसे 10,000 कमा रहा था तो वो 25,000 कमाया, मतलब 15,000 कमाया, जो 15 कमा रहा था वो 25 और 30 भी कमाया। तो एक्स्ट्रा जो है एक प्रकार से जो राशि थी उसका जो मेहनत था, तो पूरा मेहनत का फल उस किसान को मिला। दूसरा, आज जैसे आप जो मान लो वेजिटेबल का काम नहीं करते हैं, आप जैसे सीरियल क्रॉप का काम करते हैं, तो आप पल्सेस का काम करते हैं, जैसे पल्सेस का मैं हम जो काम करेंगे, पल्सेस में सिर्फ ऑर्गेनिक में काम करेंगे। पल्सेस मतलब आप दाल में अगर काम करना चाहते हैं, दाल, तो दाल में अगर युवा इसमें जुड़े हैं तो आप यूनिट लगा सकते हैं दाल की, दाल यूनिट लगाइए। अगर आप जो है वहाँ मार्केट कर पा रहे हैं, मान लो आप अपने क्षेत्र में अपने संपर्क में जितने हैं आप बेच पा रहे हैं, बेचने के बाद अगर कुछ मतलब बच रहा है या तो आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम रहेंगे आपके साथ। हम ये आपको कभी कमिटमेंट नहीं करेंगे कि हम जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरा माल खरीदेंगे। ये क्या विचार होते हैं गाँव के, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ, क्या परेशानी है अभी गाँव पे। क्या होगी, जैसे मान लो आज मैं आपके सामने प्रश्न रखा, क्या रखा कि मैं दाल यूनिट आपको लगवाऊँगा, पूरा दाल खरीदूँगा। इतना बताया, 2-3 शब्द बताया, लेकिन आप ये शब्द मान लो 4 लोगों के बीच में बताते हैं गाँव पे, तो क्या बोलेगा वो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, आपको पूरा दाल खरीदेंगे, फिर रेट नहीं मिलेगा, ये होगा, फिर आपको देना ही पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दाल ही लगा पाएँगे, हम दूसरा फसल नहीं लगा पाएँगे। कई प्रकार की चीज़ें जो है आपके इर्द-गिर्द घूमने लगेंगी, आपके कानों तक सुनाई देने लगेगी, तो उससे नेगेटिविटी होगी, और नेगेटिविटी होगी और उसमें आप जो काम करना चाह रहे हैं, कहीं पहुँचना चाह रहे हैं, एक बड़ा अच्छा काम करना चाह रहे हैं, वो भी आप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपके अंदर दिन में कई विचारें आती हैं। आप एक विचार नहीं, आज जैसे मैं आपको कुछ बताया, तो आपके रात में जो विचार चली कि नहीं-नहीं मैं दाल का काम कर सकता हूँ, मैं मशरूम का काम कर सकता हूँ, मैं आटा का काम कर सकता हूँ, मैं पौधों कुट्टी का काम कर सकता हूँ, मैं कितने सारे सेक्टर में आपको बताया, वो काम आपके मन में अभी गूँजेंगे। कब तक गूँजेंगे? आज रात तक गूँजेंगे, कल दोपहर तक गूँजेंगे। लेकिन अगर कल किसी ने कुछ बोल दिया आपके बीच में, आपको सुना दिया, नहीं-नहीं यार एक काम कीजिए आप तो जो है ना ठेका का काम चालू कर दीजिए। अभी जो है ना घनसोर से अभी सीज़न आने वाला है, गन्ना काटने के लिए लोग नरसिंह पे जाएँगे, तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा, लेबर चली जाएगी, अच्छा काम है, एक काम करो इसमें इन्वॉल्व हो। आप कोई भी काम करें, मैं आपको बता दूँ एक बात साफ़ है, जीवन में आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। आप आपके नोटबुक में लिख लें, आपका आपको कोई भी साथ नहीं देने वाला है, जो भी साथ देगा आपका कर्म ही साथ देगा, आपका आपका जो टैलेंट ही आपको साथ देगा, आप जो काम कर रहे हैं वही आपको साथ देगा, आपसे जो जितना आप पूँजी कमा रहे हैं वही पूँजी आपको साथ देगी, दूसरी पूँजी आपको साथ नहीं देगी। किसी दूसरे से पूँजी लेते हैं ना, तो वो कर्ज़ में रहोगे आप, कर्ज़ में नहीं है तो आप उधारी लोगे, वो मतलब जैसे आपको कोई परिवार वाला दे दिया, तो वो कब तक देगा आपको? कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा और आप जो है एक प्रकार से मतलब जो आपने मन में रखा, विचार रखा, जो काम करने की आपने जो समय था वो खो दिया। क्योंकि आपका जो समय होता है ना, व्यक्ति का जो सबसे अच्छा समय होता है बिज़नेस करने का, मैं जो जैसा मानता हूँ, जिसमें वो बहुत एनर्जी रहती है उसके अंदर। वो एनर्जी रहती है जैसे मान लो 25 साल से 40 साल के बीच में, या 25 साल से 35 साल, 40 भी ज़्यादा मत जाइए। उसके बाद क्या? उसके बाद व्यक्ति एस्टेब्लिश हो जाता है। एस्टेब्लिश मतलब होता है कि म स्थायी होना। मतलब अगर वो 25 से चालू किया, आज जैसे हमने स्टार्टअप किया, मान लो हमने एफपीओ का काम कर रहे हैं और हमने 35 साल तक इसी एफपीओ में काम करते रहे, तो हम कभी इस एफपीओ से दूसरे काम को ध्यान में नहीं दे पाएँगे। क्यों? रिस्क, फिर हम रिस्क लेने की क्षमता हमारे पास नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? हमारे जैसे ही हम रिस्क के लिए या कुछ कदम रखेंगे, तो हमारे सामने हमारा परिवार नज़र आएगा, हमारे सामने हमारे बीवी-बच्चे नज़र आएँगे, कई चीज़ें होंगी। तो उससे बोलेंगे नहीं, 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 जो चीज़ें चल रही हैं, उसी को निरंतर कंटिन्यू करते हैं। आज नौकरी वाले व्यक्ति जो भी नौकरी करते हैं,
तो वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, वो स्थायी हो जाते हैं। उसके बाद वो कभी नहीं सोचते कि मैं ये काम करूँ, कभी सोच ही नहीं पाएँगे, कोई भी व्यक्ति नहीं सोच पाएगा। तो जो व्यक्ति सोच रहा है ना कि मान लीजिए इसके बाद मैं कुछ करना हो, तो वो बहुत बड़ा करने वाला समझ। वो समझ जाओ कि जो नौकरी छोड़ के अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस में आता है या नौकरी छोड़ के कोई व्यक्ति समाज के लिए कोई काम करना चाहता है, तो आप समझिए कि सबसे बड़ा काम वो करने वाला है। क्योंकि वो अपना एक प्रकार से जो एक हाथ में लक्ष्मी उसके हाथ में थी, उस लक्ष्मी को छोड़ के दूसरी लक्ष्मी कैसे आए, उसमें काम करने के लिए आया। तो मतलब कुछ टैलेंट होगा तभी आया है, कुछ अपने अंदर एनर्जी होगी तभी आया है। तो वो सबके अंदर होती है, लेकिन व्यक्ति समय में पहचान नहीं पाता उसको। तो आपको समय में समझना होगा कि अगर आप जो है 25 से 35 के 40 के बीच में है, तो आप तो समझ जाओ देश, दुनिया, अपने क्षेत्र और समाज को इतना बदलाव ला सकते हैं उसके लिए कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप उसके बाद बाद में अगर आप 50 के एज में हैं, आप जो 60 के एज में हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उस पीढ़ी को सपोर्ट करें। मान लो 60 की एज में है, आप एक काम करिए, आपका जो बेटा होगा वो 25 की एज में है, तो आप उसको बिज़नेस की ओर ले जाएँ या कुछ अच्छा काम करवाएँ, उसको सपोर्ट करें, उसके बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हो जाएँ। मतलब ये है कि वो उससे क्या होगा, मान लो आप 50 के हैं, 50 में आपने 10 साल अच्छा आइडिया दिया, सपोर्ट दिया अपने बेटे को, सपोर्ट देने के बाद क्या होगा कि वो बेटा जब आप 60-70 के होंगे ना, तो वो उस बिज़नेस को स्टैंड कर चुका होगा, उसकी समझ उसको आ चुकी होगी। जब समझ आ चुकी होगी तो वो फिर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अपने बेटों को, अपने बच्चों को, परिवार को, समाज को अगर इस दिशा की ओर नहीं ले जाते हैं, तो आने वाला समय बहुत ही जो है दयनीय होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही, सब प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं अभी बताया था आपको जैविक खेती और जो रासायनिक खेती। तो जैविक खेती अगर जो किसान अभी से करेगा, वो एक समय में समाज के लिए, लोगों के लिए, इस देशवासियों के लिए भगवान रहेगा। भगवान के रूप में उसको पूजा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा भोजन दे पाएगा, जिससे वो बीमार नहीं होंगे, जिससे उनको परेशानी नहीं होगी, जिससे उनको माइंड स्ट्रेस नहीं होगा, जिससे उनको काम करने की क्षमता रहेगी। और रासायनिक खाद के माध्यम से जो खेती हो रही है, उससे जो अनाज निकल रहा है, वो व्यक्ति को आप सब समझते हैं कि कितना वो मतलब एक प्रकार से व्यक्ति या समाज के या लोगों को कितना मतलब जो है बीमारियों से और जाल बनाते जा रहा है उससे। बीमारियों का जाल हमारे अंदर बनता जा रहा है। बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आ रही हैं, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं जो ठीक ही नहीं हो रहा। अब गाँव का व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो उसके पास तो पैसा भी नहीं है, जो इलाज करवा सके। अब इलाज करवाने भी जाएगा तो आयुष्मान कार्ड आप देखे होंगे, आयुष्मान कार्ड का नाम से वो हॉस्पिटल वाले 1 लाख का इलाज हुआ 5 लाख रुपए निकालते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। तो हम चाहते हैं कि क्यों हम उस स्थिति से गुज़रें? पहले ही सतर्क हो जाएँ। मान लो हमको पता है, हम सभी किसानों को पता है, सब युवाओं को पता है, हम सबको पता है कि यहाँ गलती है, तो हम जाना ही नहीं है हमको गलती है तो। हमको अभी से सतर्क हो जाना है। और हमारे साथ इतने अच्छे-अच्छे जो है मतलब हमको बताने वाले या कुछ समझाने वाले व्यक्ति हमारे समाज के बीच में हैं, हमारे साथ हैं, तो हम उनकी बात हमको मानना चाहिए, समझना चाहिए। ज्ञान किसी का छोटा-बड़े से ज्ञान से ऐसा नहीं होता कोई छोटा है तो उसके पास ज्ञान नहीं होगा। छोटे के पास भी ज्ञान होता है, बड़े के पास भी ज्ञान होता है। तो हमको अच्छा ज्ञान जो भी व्यक्ति हमको देता है, उसको ग्रहण करके हमको आगे निकलना चाहिए। और जो नेगेटिव हमारे अच्छा नहीं लग रहा तो उसको छोड़िए और आप आगे बढ़िए। तो ये विकास सर का बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप जो है निरंतर हर दिन मीटिंग लेते हैं आप और मीटिंग में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और अन्य जितने भी हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ते हैं आज सरकारी नौकरी वाले हों या अन्य हों, आप उनको एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ मतलब एक जो होता है ना, जैसे मान लो आज आपने देखा होगा अ मान लो कोई भी जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ कि 2 रास्ते हैं और एक रास्ता में हमको पता है, अब जैसे विकास सर जी उस रास्ते में मान लो गए हैं। आज जैसे मैं गया
यहाँ से बरेला, और मुझे पता है कि यार वहाँ बहुत डेंजर एरिया है, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वो रोड खराब है, अच्छा नहीं है, गड्ढा है, और हम चाहते हैं कि यार दूसरा रोड भी है वहाँ जाने का, जाना वहीं है, दूसरा रोड है, अच्छा है, साफ है, बना है। तो आप सोचिए कि हम अगर उस रोड को छोड़कर आपको हम दूसरा रोड को रोड से जाने के लिए बोलते हैं, तो कौन सी गलती हम कर रहे हैं? कि सर कौन सी गलती कर रहे हैं कि आपको अगर हम बोलते हैं कि नहीं, हम इस रोड से नहीं, इस रोड से आप जाइए, आप अच्छा रहेगा, आपका रास्ता अच्छा है और जल्दी भी पहुंच जाएंगे, साथ में जो है आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी बीच में जिससे आपको कोई ऐसी हो समस्या आए। तो इतनी सी बात है, और इतनी सी बात में हम सबको समझना चाहिए कि इतनी अच्छी बात हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और हमारे साथ अगर किसी युवा को किसानों को अगर काम करना है, साथ में जुड़ना है, आपकी समस्या का समाधान को समझना है, तो हम हमारे साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम हाँ, दूसरी चीज़ और एक बता दूँ कि हम जो है कोई किसान हमारे साथ अगर जुड़ता है, तो उस किसान के खेत में जो भी समस्याएँ आ रही हैं, समस्या मीन्स क्रॉप्स में, फसल में, तो उसका जो है हम जो सॉल्यूशन देते हैं, और उसकी उत्पादन क्षमता, जैसे आज वो मान लो 10 क्विंटल उपज करता है अपने खेत पे, तो हम उसको 12 से 13 क्विंटल लाने की गारंटी लेते हैं। तो अगर आप जिस क्षेत्र से भी हैं, अगर किसान हैं, तो आपका स्वागत है, और उसके लिए हम समय लेते हैं। उसका समय ये होता है हमारा कि अगर आपको खरीफ रबी का सीज़न में आपको जो क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसके पहले हम आपके जो मिट्टी है आपके खेत की, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन-सी फसल लगाया जाए, और इसमें कब क्या होना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, उसमें कब दवाई का छिड़काव करें, कब इसमें खाद डालें, कब बीज में क्या-क्या बीज में मिलाएँ, जिससे वो अच्छा हो। सारी जो है हम जो है आइडिया या मतलब नॉलेज हम किसानों को देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंच में, और सर के मंच में जो है हम सब जुड़े हुए हैं, और आशा करते हैं कि मेरी बातें आपको सभी को एक प्रकार से समझ में आई होगी। और बाकी चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योर से लेकर जो भी समस्याएँ आ रही हैं, तो सर आपको सर के मार्गदर्शन में आपको पूरा समझाया जा रहा है। फंड कैसे आप जो है किस प्रकार से फंड रिलीज़ आप कर पाएँगे, आपके बिज़नेस के लिए फंड कहाँ से आएगा, वो भी सर उसके स्पेशल मीटिंग लेते हैं फंड के लिए कि फंड कैसा आता है, कौन-कौन से फंड होते हैं। हम जो है एक ही चीज़ जानते हैं, अभी तक बैंक से लोन लेकर ही फंड का इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन सर आपको सारी चीज़ें बताए होंगे कि फंड कितने प्रकार से हम इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा कि आप जो है एग्री स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो सर के माध्यम से आप और भी चीज़ें समझ सकते हैं कि आप जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में कैसे बिज़नेस कर रहे हैं। आज के दौर है, जो है लोग जो मोबाइल में बिज़ी हैं, 24 घंटे लोग जो है मोबाइल के साथ हैं। तो ऑफ़लाइन से धीरे-धीरे आने वाले समय में ऑफ़लाइन का ज़माना ख़त्म होने वाला है। तो हम कैसे जो है इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ें, और उससे जुड़कर हम जो कैसे व्यापार करें, बिज़नेस करें, और उससे ज्ञान कैसे अर्जित करें। एआई टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आने वाले समय में हमको बहुत आगे ले जाने वाले हैं। अगर उसके साथ हम नहीं चलते हैं, तो कहीं न कहीं हम जो पीछे हो जाएँगे। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मतलब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको सर के माध्यम से जानकारी मिली होगी। वो भी एक बहुत ही अच्छा है। तीसरी बात ये कहूँगा मैं कि आप जो है जिस क्षेत्र में भी बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको लोन जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर आप कुछ करना स्टार्टअप करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर के विभाग के माध्यम से लोन 10 लाख तक का आपको मिलता है, लेकिन वो पूरा प्लानिंग होती है कि वो कैसे मिले, हर कोई को नहीं मिलता है। तो हम गारंटी लेते हैं अगर कोई युवा हमारे साथ जुड़ता है, तो उसको 10 लाख तक का फंड दिलवाने की गारंटी हमारी है। कृषि विभाग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के विभाग के माध्यम से उसकी प्रॉपर्ली ट्रेनिंग हम देते हैं। डीपीआर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी चीज़ें कैसे बननी है, फिर आपका मार्केट क्या होगा, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कौन-सा होगा, वो सारी चीज़ें, तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें जो है आपको 3 से 4% का छूट भी है ब्याज में बैंक से, और साथ में जो है 35-40% का और भी छूट देती है गवर्नमेंट। मान लो आपने 10 लाख लिया, तो आपको 3-4 लाख और माफ़ हो जाएँगे, वो भी है।
तो वो उसकी 100% हम गारंटी लेते हैं। अगर कोई युवा हमारे साथ काम करना चाह रहा है, अगर वो यूनिट लगाना चाह रहा है ना 10 लाख तक, 10 लाख तक का, उसकी गारंटी लेंगे कि उसको लोन मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी है। तो वो सारी स्ट्रेटजी जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक प्रकार से स्वरोजगार से जोड़कर इतना सशक्त हम बना देंगे कि आप किसी दूसरे के सामने आप अपना हाथ नहीं फैलाएंगे कभी भी पैसे के लिए। आप सभी सुना होगा, आज जो है अभी नवंबर में चुनाव है, या सितंबर अक्टूबर में बिहार राज्य में, उसमें एक सरकार ने साफ उन्होंने जो जन स्वराज एक पार्टी है, उन्होंने बोला है कि कितना भी फैक्ट्री आप लगा दो, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, कितना भी फैक्ट्री लगा दो, लेकिन आप जो है बिहार के युवाओं को रोजगार पूरे सभी लोगों को नहीं दे सकते। इतनी फैक्ट्री के पास इतनी क्षमता नहीं होती। लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप बना देते हैं उनको, रोजगार दे देते हैं उनके हाथ में, तो हाँ, ये संभव है कि वो हर व्यक्ति रोजगार कर, मतलब हर व्यक्ति जो है इनकम रोजगार से जुड़ सकता है। वो कब? जब खुद काम करे। तो वो स्ट्रेटजी करके वो काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम एक फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति को रोजगार देंगे। तो मतलब एक नया कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट में हम भी उसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक ही फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको रोजगार से जोड़ देंगे। इतना बड़ा काम कौन कर सकता है बताइए? आप सोचें कि आप जहाँ से भी हैं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप अभी तक आपको बोला होगा किसी विधायक ने, सांसद ने, किसी के भी मुँह से आपने किसी भी मंच में सुना होगा कि मैं विधायक बन जाऊँगा तब आपको रोजगार दूँगा। किसी आज तक मैंने अभी इतने बड़े उम्र में मैंने वीडियो में कहीं नहीं देखा कोई सरकार बोले कि मैं जो है अभी से रोजगार देने का क्षमता है मेरे पास। किसी के पास नहीं है। किसी भी आपने बताया, कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल बता दो मुझे, कोई भी ऐसी वेबसाइट बता दो मुझे, कोई भी नेता ने बोला होगा आज तक। लेकिन हम बोलते हैं, हम ना नेता हैं, ना विधायक हैं, ना कुछ नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। हम गारंटी देते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो आइडिया है, उनको आपको फॉलो करना होगा, उसके हिसाब से आपको चलना होगा, और सारा चीज़ें फिर होगी। तो लोन अगर आपको लेना है, विभाग के माध्यम से यूनिट लगाना है, तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। जहाँ से भी, किसी भी क्षेत्र से हैं आप, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में तो हमारा 100% है, बाकी दूसरा राज्य होगा तो उसके लिए हम थोड़ा-सा देखेंगे सर क्या पॉलिसी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो पॉलिसी चल रही है, तो डायरेक्ट हम करवा सकते हैं हॉर्टिकल्चर विभाग से। डायरेक्ट हम डायरेक्टर जो है मध्य प्रदेश हॉर्टिकल्चर विभाग सर के कनेक्ट में हैं, डायरेक्ट उनके साथ हमारी मीटिंग भी होती रहती है। तो अगर पोर्टल ओपन नहीं है, तो भी हम पोर्टल ओपन करवाने की क्षमता रखते हैं विभाग के माध्यम से। तो एक अच्छा अवसर है आप सभी के लिए कि हम आपके बीच में हैं, और हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी क्षेत्र में एग्रीकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी समस्या है, उसका पूरा समाधान हमारे पास है। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, समय भी कम है आपके लिए, और भी हमारे अगर यहाँ अ, मतलब मोटिवेटर होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, वो भी आपको बात रखेंगे अपना, और हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। तो मुझे आपने आमंत्रित किया आदरणीय गोयल सर, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और हमारे बीच में आज जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हैं, आप सभी को भी बहुत-बहुत बधाई, और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि आपने मेरी बात को सुना, और 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामना भी कल के लिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एग्रीकल्चर के विषय में बहुत सारी और अच्छी बातें बताई, और मध्य प्रदेश के जो एग्रीकल्चर करने के लिए किसान लोग या जो भाई लोग हैं, उनको लोन के लिए भी आपने बताया कि वो आप करवा सकते हैं। दूसरे राज्य के लिए भी आपने बोला कि वहाँ पर भी आप देखेंगे क्या स्थिति है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से आगे की योजना बनाएंगे। तो ये सबके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि मतलब इस वक्त हम उनकी मदद ले सकते हैं, है ना? तो ये एक अच्छा चांस है आप लोगों के पास में। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि आप सर सर का नंबर हमने दिया है, तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कल भी बोला था, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एग्रीकल्चर है, कृषि, और हम किसानों के साथ में काम भी करेंगे। अपने डिजिटल बिजनेस सेंटर से हम किसानों को जोड़ेंगे भी,
कम से कम 11 किसानों का हमको गाँव में ग्रुप चाहिए भी, ये भी मैंने आपसे बात कही थी। आज एग्रीकल्चर का ही विषय है, तो मैं शॉर्ट में कुछ बातें रखना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस क्यों है, इसको आप समझ लें। वो इसलिए समझ लें, जैसा अभी गौरीशंकर सर ने बताया ना कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हर किसी को रोज़गार दे सकती है। लेकिन कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी या कोई सरकार किसी को भी परमानेंट रोज़गार नहीं दे सकती। लेकिन हम अगर उद्यमी बन जाते तो हमारे पास में रोज़गार हो जाता है। तो अगर हमने एग्रीकल्चर के बिजनेस के कुछ चीज़ों को समझ लिया, तो हर कोई बहुत बड़ा रोजगार कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी 70% लोग कृषि आधारित जीवन यापन करते हैं। और हम अगर ये समझ लें कि कृषि सबसे बड़ा उद्योग क्यों है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। सबसे बड़ी बात कि कृषि के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। हर इंसान, दुनिया के हर इंसान को रोज खाने के लिए अनाज चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे गांव में रहने वाला हो, उसको खाना जरूर चाहिए। सोचो, अगर खाना ही खत्म हो जाए तो क्या भूखा नहीं मरेगा आदमी? तो यहां से तो शुरुआत होती है कि रोज खाना चाहिए। दूसरा, डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है वो कृषि के लिए ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है वो ट्रिलियन डॉलर में है। मिलियन भी नहीं और बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन डॉलर में उसका व्यवसाय होता है। तीसरी चीज, सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो उपभोक्ता है, जिसको हम ग्राहक बोलते हैं, ग्राहक को समझने की बात हमने पिछले सेशन में कर चुके हैं। यहाँ पर 100% अपॉर्चुनिटी, दुनिया की आबादी 8 अरब से ऊपर है, तो ये समझ लो कि हर आदमी ग्राहक है। तो यहाँ पर संभावनाएं असीमित है, सीमा नहीं है। और दुनिया के किसी भी देश की, हर एक देश की नींव है। किसी भी देश को खाद्यान्न सुरक्षा की जरूरत है, वो उसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सोचो, आप इतने बड़े बिजनेस के मालिक है, और ऐसे बिजनेस के मालिक है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। और दूसरी खास बात क्या है कि वो स्थायी है। उसके जैसा स्थायी बिजनेस कोई भी नहीं है। आप कितने भी अच्छी जगह पर इलाके में, भीड़ वाले इलाके में अपनी दुकान खोलो, ऑफिस खोलो, कुछ भी कर लो, किराना की दुकान खोल लो, वो उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि कब बंद हो जाए। लेकिन एग्रीकल्चर की गारंटी ये है कि आपकी पहले, आज से पहले, मतलब सन 2025 के पहले हजारों पीढ़ियों ने आपके जमीन पर अपनी जीवन यापन कर लिया है। जिस जमीन पर आज आप अनाज उगा के खा रहे हैं, उसी जमीन से आने वाली आपकी पिछली 1000 पीढ़ियां पल चुकी है। और उसी 2-4 एकड़, 5 एकड़ जो जमीन होगी, उस पर आने वाली आपकी कई हजार पीढ़ियां पल जाएगी। तो इसके जैसा स्थायी बिजनेस कोई नहीं। इसकी हमेशा मांग बनी रहेगी और बनी रहती है। कपड़ा, मोबाइल, कार, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन भोजन की जरूरत स्थायी है, वो नहीं बदल सकती। तो ये स्थायी बिजनेस है, एक तो सबसे बड़ा बिजनेस और स्थायी बिजनेस। अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी भाजी मसाले जो भी है, औषधि हो गया, पौधे, इन सब में हम कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। आज मार्केट में वैल्यू एडिट होकर के बिक रहा है। बारिश, सर्दी, गर्मी, ये सब में चलने वाला बिजनेस है, जो प्रकृति के चक्र के आधार पर अपने उत्पाद खुद ब खुद देता है। मौसम के अनुसार फल उग जाते हैं, मौसम के अनुसार फसल हो जाती है, मौसम के अनुसार फूल उग जाते हैं। तो वो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को खुद परिवर्तित करने वाला बिजनेस। और जैसा मैंने बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियां पल चुकी और आने वाली कई पीढ़ियां पलेगी। तो इससे बड़ा बिजनेस तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
खेती के साथ हम इसमें जो अवसर हम बना सकते हैं, अपने लिए ढूँढ सकते हैं, अपने लिए रास्ते बना सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो हम खेती में बागवानी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, अपने लिए प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं, चाहे वो आप गेहूँ से आटा बनाओ, चाहे वो तेल का उत्पादन आप कर सकते हैं, प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग करने में आपको ज़्यादा इनकम होगी और लॉन्ग टर्म इनकम हो सकती है ना? पालक को लोग मतलब पाउडर फॉर्म में पालक पनीर बनाने के लिए भी बेचते हैं। लॉजिस्टिक के अंतर्गत आप कोल्ड स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट का काम भी आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ई कॉमर्स और रिटेल के माध्यम से भी सर ने चर्चा की थी, उसके माध्यम से आप अपने उत्पाद को निर्यात कर सकते हैं। सब पढ़े लिखे, सबके पास में मोबाइल है, सबके पास में इंटरनेट है और उसमें हर महीने का बैलेंस डालते हैं। किराया दे रहे हो आप अपनी दुकान का, उस दुकान का जो किराया दे रहे हो ना, उसमें 1 रुपया नहीं कमा रहे हो, लेकिन आप समझ लो कि अभी कमा सकते हो आप। और अभी तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ड्रोन के माध्यम से या एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम आने वाले समय में खेती होगी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से खेती होगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की बहुत बड़ी संभावना है। आप सब्जी भाजी या सर का जो मीन सर मधु पालन की बात करते हैं, बहुत से भाई मुर्गी पालन की बात करते हैं, गोट फार्मिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 1 से 5 लाख रुपए लगा करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। 10 से 12 50 लाख तक का हम प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं, मसाला उत्पादन, मतलब मसाले की प्रोसेसिंग वगैरह करके हम कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर हम बिजनेस कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से हो गया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो गया, या निर्यात के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, ये बड़ा बिजनेस है, लंबा बिजनेस है, स्थायी बिजनेस है। इस चीज़ को समझा, और ये हर किसी के हाथ का है। अभी सबके पास खेती है, सबके हाथ में बिजनेस है। तो ये एक अच्छा अवसर है हमारे पास एग्रीकल्चर पर काम करने का। उसके जैसा अभी सर ने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भविष्य में बड़ा बिजनेस है और आज डिमांड भी है, और जो अच्छा अनाज देगा लोग सही में उसको भगवान जैसे मानेंगे। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझे। इस मीटिंग के बाद 24 घंटा एनालिसिस करें कि मेरे घर में कितनी खेती है, खेती से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम उत्पादन कर सकते हैं, कितने उत्पादन को हम जैविक उत्पादन में बदल सकते हैं, और उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसी इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिजनेस चल जाएगा। तो मैं भी अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। बाकी जिन भाइयों के जो सवाल भी होंगे, तो वो सवाल जरूर करें, अपने सवाल पूछें, है ना? अगर आपके पास कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछें। नहीं है किसी को कोई सवाल? मैं, हाँ, बोलिए। एड्रेस क्या है, बोलिए आप। सेवा जौहर सर जी। हाँ, सेवा जवाहर। सर ये सर ने बताया अभी कि दूध इकट्ठा करके हम लोगों से ये प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। और भी चीजें बताई हैं सर ने, जैसे बायोगैस का बताया है, नेपियर घास का बताया है। हाँ, ये नेपियर घास कैसे लगा सकते हैं, और मतलब इस चीजों को नेपियर घास के मतलब आगे कैसा क्या करना है, उसका कुछ समझ में नहीं आया मुझे। घास तो लग जाएगी फिर। गौरीशंकर सर बता पाएंगे वो, क्योंकि वो उस पर काम ही कर रहे हैं। ध्रुवे मैडम, उसमें नेपियर ग्रास जो मैंने बताया था, मैं आपको उस क्षेत्र में हम नहीं करवा पाएंगे। कहाँ से हैं आप? सर मैं शीला धुर्वे बोल रही हूँ, जिला नर्मदापुरम, इटारसी के पास गांव नहीं है। नहीं, वहाँ नहीं करवा पाएंगे। रिलायंस की जो कंपनी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री लगी है आपके जबलपुर में। तो हम यहाँ जबलपुर के किसानों के लिए वो काम करवा रहे हैं, वो वहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ के अगर होते तो हो जाता। दूसरा एक्टिविटी आप करिए, वो तो मैं एक उदाहरण आपको बताया था कि कंपनियां कैसे काम करती हैं, हम्म, जो हम कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं,
रिलायंस जैसी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी को मैंने आपको शेयर किया कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो उसमें नहीं जाए, बाकी आप दूध का काम जो है आपने सोचा, इसमें आप काम कर सकते हैं। तो इसमें देखो मिल्क के काम में आप क्या करें कि आप उसमें खोबा है ना, उसकी मिठाई है, या तो फिर आप घी है, या तो फिर आप दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट, पनीर बनता है, बहुत चीज़ें बनती हैं, तो उसमें आप काम करें। उसके लिए आपको यूनिट लग जाएगी, उसमें भी फंड मिल जाएगा आपको। 10 लाख तक का जो फंड है ना वो रिलीज हो जाएगा। मिल्क जी का आप काम करना चाहते हैं, ज़्यादा भी होता है वो तो 10 लाख से भी ज़्यादा होता है, लेकिन 10 लाख तक का जो है सरकार के माध्यम से क्या होता है, उसमें सब्सिडी मिल जाती है। जी 10 लाख के बाहर जो आप फंड लेते हैं सरकार से, ज़्यादा का आपका डीपीआर प्रोजेक्ट बना, मान लो 20 लाख का बना, तो 10 लाख तक का तो सरकार की योजना में जुड़ गए आप, और बाकी बचा 10 लाख, वो 10 लाख एज अ लोन, तो उसमें जो बैंक जितना लेता है वो लेगा, इसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी 10 लाख, उसमें नहीं मिलती है। 10 लाख से ज़्यादा पैसा होता है उसमें सब्सिडी नहीं मिलती, उतने पैसे का सब्सिडी नहीं मिलती। 20 लाख लोगे तो 10 लाख का सब्सिडी, 10 लाख आपको सरकार वो बैंक के जो भी टर्म कंडीशन उसको फॉलो करना होगा। जी जी। सर आपने ये भी बोला कोदो कुटकी के प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। हाँ, तो आप अपना आइडिया बताइए कि आप क्या बना सकते हैं उसमें, कोदो कुटकी में। कोदो आप कुटकी में बिस्किट बना सकते हैं सर, बिस्किट बना सकते हैं। नहीं तो आप मतलब अभी देखो हमने आइडिया आपको बताया है, आप अपने पहले विचार करिए, सोचिए अच्छे से, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में आप अपने विचार रखना, है ना, क्या कर सकते हैं आप। हाँ सर, ये वाली आपकी भी जो मीटिंग चलती है सर, मैं उसमें जुड़ना चाहूंगी। जी जी, जी ठीक है ना। जी। बहुत बहुत बधाई 15 अगस्त की आपको। ओके ओके, आपको, आप सभी को। जी गौरी शंकर जी, आपको बता दूं, ये जी जो ध्रुवे मैडम लोग हैं, ये 4 बहनें हैं, और पुरुषोत्तम ध्रुवे जी आप जानते हो, उनके लड्डू भी जी जी खाए जी हो जी, आपने, उनकी बहनें हैं। लड्डू 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 भी खाया हूँ और इनसे मिला भी हूँ मैं, लेकिन मतलब ध्रुवे जी से मिला हूँ। हाँ। और मैडम को मैंने कॉल भी किया था, जबलपुर जो मेला लगा था ना, तो आपके पास मेरा कॉल भी आया था, लेकिन वो कॉल जो मतलब उस मेले पे आप आ नहीं पाए। आप जानते होंगे, विक्रम परते सर को जानते होंगे, उनके माध्यम से मैंने नंबर लिया था। आ, सामाजिक मूवमेंट में भी हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस बिजनेस बोल रहे हैं, सामाजिक मूवमेंट में भी हमारा सक्रिय भागीदारी है, तो उनके माध्यम से नंबर आपको मिला था, तो आपको कॉल जोहार गौरी किया शंकर जी। से दुर्वे बोल रही हूँ। हाँ, वो आपसे मेरी बात हुई। छोटी सिस्टर है। जी जी अच्छा, हाँ, मेरे से बात हुई थी और मैं किसी कारण से उस मेले में नहीं आ पाई। हाँ, और ऐसा कोई नहीं है, पर मैं अपने काम के लिए भी कर रही हूँ, पर मेरी सिस्टर भी इन्वॉल्व होती है इन सब चीजों में, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं करनी है, एज ए जी, जी, व्यवसाय करना है। मेरी सेकंड वाली सिस्टर है, इसे जी, एग्रीकल्चर के जो ऑर्गेनिक की खेती करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए वो पिछले 2 सालों से प्रयास कर रही है और अपने खेतों में खुद से बना के जो दवाइयां हैं, जी, OWDC और जीवामृत, ये सब खुद बना के वो खेतों में छिड़कती है, और ताकि हमारी जमीन जो है केमिकल्स रहित हो जाए। और अभी जी, पिछले समय में उन्होंने अपने सब्जियों पर भी एक्सपेरिमेंट किया है, आलू, प्याज, भटे, गोभी, इत्यादि, पालक, मेथी, इन सब चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया है, ताकि टेस्ट कैसा होता है और किस हुँ, तरह से मतलब दवाई के ऊपर कैसी ग्रोथ होती है और ऑर्गेनिक पे कैसे ग्रोथ होती है, इन सब सारी चीजों पे उसने प्रैक्टिकल किया है। तो आने वाले समय में इसका पूरा टेस्ट करा के जमीन का, मिट्टी का परीक्षण, उसके बाद इसको हम वो करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए ये सवाल वही पूछ रही थी, और आज का सेशन भी सारा उसी ने सुना। अ, नहीं तो वेजिटेबल में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो हम हमारा 100% सपोर्ट हम कर सकते हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं। हाँ हमारे साथ जो है हमारे 2-3 वैज्ञानिक जुड़े हैं जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक खेती में, मैं आपको बता जी दूं कि जबलपुर क्षेत्र, कौशल क्षेत्र में जो जी सबसे बड़ा योगदान है ऑर्गेनिक खेती का, जिसके बुकलेट छपे हैं, पम्पलेट है, सारी चीज़ें जो कृषि विभाग में जाते हैं, वो है डॉक्टर जो राय सर हैं। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ऑर्गेनिक खेती में लगाया है, और उनको अभी कैंसर हो गया है और गले में, तो उनका ऑपरेशन हालांकि हुआ है अभी
लेकिन हम सभी दुआ करेंगे कि वो ठीक हो जाए। उनका इतना बड़ा योगदान है और इस योगदान के लिए सर ने स्पेशली मुझे बोला कि गौरीशंकर बेटा आप जो है हम चाहते हैं कि जो है आने वाले समय में इतनी बीमारियां फैलेगी और उसका उपचार नहीं होगा, तो मैं आपसे आशा ज़रूर करूंगा कि आप जो है प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे। अपने गौ माता की गौ पशुपालन के लिए पशुपालन में आप काम करेंगे। तो सर के आदेश से हम जो इसमें मैं इसलिए जो बहुत ही सक्रिय भागीदारी है मेरी रहेगी आपके उसमें ऑर्गेनिक खेती में। और दूसरे हमारे साथ हैं ताराचंद जी, आपने सुना होगा। जी टीसीबीटी टीसीबीटी नेचुरल फार्मिंग है जो पूरे भारत में उन फेमस है, तो उनके साथ भी हमारा अनुबंध है। तो वो जी एक ऐसी खेती, ऐसा आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति हमारे साथ है जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी आइडिया से कैसे खाद बनाना वो बताती है। तो जी हम डायरेक्ट आपसे काम करेंगे ना। सरकार देखो, सरकार क्या करती है, उन व्यक्तियों से आइडिया लेकर फिर पंपलेट लीफलेट बनाती है और हम डायरेक्ट उन व्यक्ति से आपके मिलवाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल 100% 101% हम जो है गारंटी लेते हैं जैविक खेती या अगर किसी व्यक्ति का जो उत्पादन कम हो गया जी तो ऑर्गेनिक, जी। है ना। और उन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा कि जी कुकीज वगैरह ये मिलेट्स के जो कोदो कुटकी के, एक्चुअली मेरी थर्ड नंबर की जो सिस्टर है वो बेकरी का 5 साल से मतलब उसको एक्सपीरियंस है और 5 साल वो कर चुकी है। अभी इस जी साल कुछ वजह से हाँ उसने स्टॉप कर दिया है। तो वो ये सारा जी काम वो करती है। और ये सारा मसाले मसाले हो गए, कुकीज हो गई, केक हो गया, बेकरी के जितने प्रोडक्ट हैं और वो जी मिलेट्स में इंक्लूड की हुई है। और क्या बोलते हैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये सारे जी। प्रोडक्ट वो बनाती है और वो पिछले 5 सालों से मतलब कि ये काम कर रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन वो उसके लिए पूछ रही थी कि उसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको समय इसलिए दूंगा कि आप मुझे एक अपना जो भी प्रोडक्ट होगा जी आपका, जो आप उसमें एज अ मास्टर और एज अ मतलब आपके प्रोडक्टों में सबसे ज़्यादा क्वालिटी उस प्रोडक्ट की होगी, उस प्रोडक्ट को नाम मुझे बताएं। और उस प्रोडक्ट का पूरा मुझे चाहिए, मतलब पूरा डिटेल चाहिए, आपने कैसा बनाते हैं क्या करते हैं। उसके जी बाद जो है हम सारी सपोर्ट हम आपको कर पाएंगे। और हम जी जिससे भी अभी जिस व्यक्ति से भी हम अभी जो काम करवा रहे हैं उसमें वन प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट ही काम करवा रहे हैं। जी जी सिंगल प्रोडक्ट, उसका रीजन हमारा ये है कि हम ये नहीं कभी नहीं चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें, जुड़ने के जी बाद 4 दिन आप अच्छा काम चला, उसके बाद आप बोले कि मार्केटिंग नहीं हो रहा है, फिर उसकी आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिए, खपत नहीं हो रही है, तो आपका जी जीवन कैसे चलेगा। तो एज जी अ जो है हम अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जो स्टूडेंट या युवाओं को जो अभी कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, उसका ये रीजन है कि आने वाले समय में वो फैक्ट्री के रूप में बदलाव आएगा, फैक्ट्री बनेगी उसकी डायरेक्ट। तो उसमें क्या होगा कि हमारे साथ मान लो अभी 18 जिले से हम जो काम कर रहे हैं, 18 जी जिलों में हमने मान लो 100 प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हमारे 18 जिलों में अलग अलग व्यक्ति 100 प्रोडक्ट बनाएंगे अभी स्टार्टिंग पीरियड में। और उसके बाद हम बाद में देखेंगे अगर डिमांड बढ़ेगा तो आगे काम करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि हम जो भी व्यक्ति या जो भी हमारे साथ जुड़े वो कंटिन्यू जुड़ा रहे और उसकी माल की सप्लाई भी हम कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपको बनवा लिए और खपत नहीं है, बात-बात फ़ोन लगा रहे हैं आप। मैं एज़ अ जी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि हम काम कर रहे हैं। जी जी हम आपसे बिल्कुल। अ, तो बिल्कुल पूरे डिटेल में मैं आपसे, आपका नंबर तो मिल गया है और मेरे पास ऑलरेडी है। जी, तो हम बात करेंगे। साथ ही में विकास सर भी हैं। तो जी, जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, वेलकम। ज़रूर मैडम जी। चलो, अच्छा है सवाल। और भी किसी भाई के कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे, है ना। 9 बजते आ रहा है, अपना सेशन का समय भी होते आ रहा है। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? नहीं है? अगला जो हाँ, किसी की आवाज़ आ रही थी। सर पापड़ बनाने के लिए कुछ डाल सकते हैं क्या डालना? आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, मैसेज में टाइप कर देने तो।
मैसेज में टाइप कर दे, ताकि हम आपका जवाब दे सके, आपको बता सके, है ना। अगर आपके पास किसी का भी अगर आवाज़ मतलब आपके हमारे तक नहीं आती, तो मैसेज आप टाइप करके बिल्कुल ये कर सकते, पूछ सकते हैं। और कल चूँकि 15 अगस्त है, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कल, है ना। और अपना फाइनेंस से रिलेटेड सेशन चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। कुछ चीज़ें और बाकी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ और एक चीज़ को हम जानेंगे, है ना। 1 मिनट, इनका पापड़ यूनिट डालना था, है ना। पापड़ यूनिट तो आप अभी भी कर सकते हैं ऐसा। उसके लिए बहुत पहले छोटे रूप में शुरू करें आप, है ना। अभी बरघाट में एक जगह पापड़ का यूनिट चल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है कि उनसे मार्गदर्शन लेकर के हम काम कर सकते हैं। क्यों सर, गौरीशंकर सर? हाँ, पापड़ का यूनिट जो है इसमें 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो आजकल जो है एक मशीन आ गई है जो डायरेक्ट आप पापड़ बनाएगी और वो सुखाएगी भी डायरेक्ट। मतलब अपन यहाँ से अगर आप लोई डालते हैं, आटे का गूँथ के डालते हैं, तो सीधे सुखा के ही बाहर निकलेगा वो। डायरेक्ट ऐसा है, ड्रायर मशीन है। तो उसमें 2 मशीन आती हैं, आपको पापड़ अगर इसमें काम करना है तो एक आती है गूँथने वाली, आटा को गूँथती है, उसके बाद में वो रोल बनाती है। रोल बनाती है या तो फिर उसको उस शेप में लाती है जिससे मशीन दूसरी मशीन में जा सके। और दूसरी मशीन जो आती है वो बेलती है और अपने शेप में कटिंग भी करती है, और साथ में उसमें ड्रायर लगा होता है। तो ड्रायर क्या काम करता है, उसमें 6 से 7 जो है लेयर होते हैं, उस लेयर में जो है वो घूम के बाहर निकलता है पापड़। तो वो सीधे ड्राई होके निकलता है, आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधे अपने पैकेट में पैक करना है और मार्केट में सप्लाई करना है। इसके लिए आपको एमएसएमई के माध्यम से विकास सर आपको वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और वो अपना वो करवा के एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के और एफएसएसआई का लाइसेंस लेके, और उसके बाद आप जिस क्षेत्र से भी हैं उस ब्लॉक में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, हॉर्टिकल्चर के हर ब्लॉक में रहते हैं, उनसे जाके आप वो कर सकते हैं, मतलब आवेदन लगा सकते हैं। उसके पहले आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा एक तो एमएसएमई आपका लगेगा एफएसएसआई लाइसेंस, वो कब बनेगा, एमएसएमई बन जाएगा तब बनेगा। तीसरा आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, और इसमें लगेगा आपका एक मतलब कोटेशन, मशीन का कोटेशन, तो वो हम करवा सकते हैं। मशीन का कोटेशन, मशीन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो विभाग वाले नहीं करवाते, तो वो हम करवा देंगे। रही बात इसमें डीपीआर है, डीपीआर जो आपका बनेगा, मान लो आपने अभी जो 5,95,000 कुछ की मशीन है, दोनों मशीन वो अभी आती हैं, उसमें मतलब क्वांटिटी के हिसाब से है कि कम बड़ी या छोटी डायर लेना तो रेट बढ़ जाता है। तो उसमें जो है वो कोटेशन लगा दीजिए। डीपीआर सरकार वो मतलब जो ब्लॉक का जो हॉर्टिकल्चर विभाग के जो भी व्यक्ति हैं वो खुद बनवाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए हम एक सपोर्ट आपके लिए कर सकते हैं, अगर आप जो है हमारे आइडिया को फॉलो करेंगे तो उसमें हम जो है ऑर्डर फॉर्म हम दे सकते हैं, हमारी कंपनी आपको उसमें उसमें आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि एक प्रकार से बैंक जब आपको पैसा देगा या योजना में आप आवेदन लगाएंगे तो उसमें ये सिक्योरिटी रहेगी उनको भी कि नहीं, जो व्यक्ति पापड़ का काम कर रहा है या करना चाह रहा है तो उसके साथ कौन कौन है, सपोर्टेबल कौन है, एक्सपर्ट लोग हैं क्या। तो एक्सपर्ट लोग में हमारी कंपनी को एज अ ऑर्डर हम आपको दे सकते हैं कि हम आपसे 10 किलो 20 किलो पापड़, ये वाला मतलब जो भी उड़द का पापड़ है, चावल का पापड़ है और कोई भी पापड़ है वो हम लेंगे। तो उसमें हमारे सारे टर्म कंडीशन रहेंगे, हमारे कितने क्या किस मात्रा में लेंगे, कौन सा पापड़ लेंगे, क्वालिटी कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो वो ऑर्डर फॉर्म दे देंगे तो एक आपका जो बैंक में पावर बढ़ जाएगा आपका। दूसरा, हम एज ए एक्सपर्ट एग्रीकल्चर और एज ए एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चर भी आपको लगा सकते हैं, आपके उस फॉर्म में आप आवेदन में आप लगा सकते हैं कि हमारे साथ हैं सर
इनकी मार्गदर्शन जो है हमको मिल रहा है, इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। उससे क्या होता है आपको जब लेटर जाएगा ऊपर विभाग में जाएगा तो पास हो जाएगा जल्दी, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। आज हमने भी जो है लगाया है, प्रोजेक्ट लगाया है, मान लो हम भी तो प्रोजेक्ट ही लगाया है। 25 लाख का जो है हमने वो सरकार को दिया, उसमें हमारे 5 से 6 जो है एक्सपर्ट हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग के एक्सपर्ट हैं, पीएचडी किए डॉक्टर हैं हॉर्टिकल्चर में, है ना? एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, वो 5, 6, 7 लोग जो मिलके जो है हमने प्रोजेक्ट लगाया है। तो उसमें इसलिए लगाया क्योंकि उसमें क्या होता है, सरकार जब पैसा देती है ना तो वो देखती है कि टीम क्या है, इनकी टीम वर्क क्या है, कौन कर रहा है। मान लो आपको दिया, मिल भी जाएगा आपको, लेकिन रियल कंडीशन कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। तो उसमें देखते हैं कि यार सामने वाला व्यक्ति पहले से क्या कर रहा है, या उसका बैकग्राउंड तो आपका एग्रीकल्चर ही है, तो क्या उसको मतलब पहले से कुछ पापड़ का काम किया है, नहीं किया है, क्या लगा लेगा तो बेचेगा कहाँ, कैसे बेचेगा। तो उसके लिए एज अ एक्सपर्ट आप डाल सकते हैं, हो जाए। उसके बाद अगर नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, अगर आप बेच पा रहे हैं तो हमको खुशी होगी, है ना? तो आप ऐसा करिए, बात करिए, बाकी जो मशीन का कोटेशन है तो वो हम करवा देंगे। एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, एफएसएसआई लाइसेंस बनवा लीजिए, वो सर करवा देंगे आपको सारा 15 जी। तो और पापड़ के लिए अभी सरकार 20,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दे सकती है एसआरएलएम और उद्यान के विभाग से, है ना? तो वही है, पंजीयन वगैरह आपके सही है, कोटेशन सही है तो हो जाएगा। 10 लाख सर, 10 लाख, 10 10 लाख लाख हो का। गया? मतलब पुरानी जानकारी मेरे पास। गुलाब जी का जी भी 10 लाख के खिलाफ नहीं होगा। गुलाब जी का भी हैंड रेस हुआ है। बोलिए सर। जी सर, गुड इवनिंग रमेश सर। जी सर, वो मैं जानना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ आवाज ब्रेक हो रहा है सर आपका। सब्सिडी वगैरह कोई है क्या फार्मिंग के लिए सर, सेंट्रल फूड फार्मिंग? आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका आवाज तो नहीं। चंदन की खेती के बारे में पूछ रहा था सर, उसमें कोई कौन सा? मैसेज डाल दे सर, मैसेज डाल देंगे तो सही रहेगा। आवाज बराबर नहीं आ रहा है, अगर आवाज नहीं आता तो मैसेज डाल दिया करे, है ना? और मैं अभी बता रहा था कि कल 15 अगस्त है और जितनी बातें हम सीख रहे हैं या हम समझ रहे हैं, सर का मैसेज आ गया है। चंदन की खेती, ये गवर्नमेंट सब्सिडी वो वृक्षारोपण के अंतर्गत आपको वन विभाग की तरफ से मिलेगी और इसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो सीधे सीधे पौधा ही देंगे। हाँ, बाउंड्री वॉल वगैरह के लिए आपको दे सकते हैं, आपको बाउंड्री बनाने के लिए। वृक्षारोपण के लिए है क्या गौरी शंकर सर? नहीं सर, इसमें अभी नहीं है, फॉरेस्ट में विभाग में ऐसा कुछ अभी नहीं है, हाँ, और होता है तो फिर आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना? फल फूल का रहे तो उसके लिए हो जाएगा, ये फल वाला नहीं है ना। हाँ, लेकिन 5 साल बाद लोन ले सकते हो, लेकिन पौधा लगाने के 5 साल बाद आपको। हाँ, लेकिन जो है आने वाले समय में चंदन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो हो सकता है कि आपको वो लाभ मिल पाए। अभी हाँ, कई ऐसी सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है जो काम कर रही है, उसमें 50 से 60,000 रुपए उनका रहता है, वो देते हैं, है ना? पौधा ऐसी पौधा लगा सरकार पौधा लेकिन लगाने के मध्य 5 प्रदेश साल बाद, में पौधा लगाने के 5 साल बाद मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जी, लोन। वो बात का जैसा भी वो हो। बात का है, वो ऐसा है। तो हम जितनी चीजें सीख रहे हैं, जितनी चीजें समझ रहे हैं, उन सब में और भी लोगों के सवाल रहते, मतलब दिमाग में आते हैं, हम कैसे करेंगे, इतने बड़े काम कैसे करेंगे, या कई बार लोग पूछते हैं कि लोग कन्विंस नहीं हो पाते, लोगों को समझा नहीं पाते हैं, या हम चाहे वो फंड रेजिंग के मामले में वो फंड रेजिंग नहीं कर पाते हैं, अब हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब हमने ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने वाली जब बात आती है तो वो हम कई बार नहीं कर पाते हैं।
मतलब यह है कि हमको तलवार चलाना आ गया, तलवार कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, कब चलाना है, सही समय और सही चीज हम नहीं समझ पाते हैं। तो इन चीजों को हम कैसे समझेंगे? किसी भी विचार या किसी भी ज्ञान को हम तब उपयोग कर सकते हैं जब हमारे विचार सही हो। आप किसी भी बड़े से बड़े लेक्चरर का, बड़े से बड़े मोटिवेटर से जब बात सुनेंगे तो आपको एक ही बात वो बोलेंगे कि आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाओ, हमारी सोच को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ होता है, विचारों से ही सब कुछ होता है। विचार नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिजनेस की भी पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहली चीज जो है बिजनेस की लाइन है कि बिजनेस की इच्छा होनी चाहिए, विचार होने चाहिए। तो विचार रहेंगे तो इच्छा होगी। अब हम इन चीजों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम बड़ा काम भी नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है तो बहुत बड़े विचार, और बहुत बड़े विचारों के लिए हम उसके साइंस को समझना बहुत जरूरी। विचार का विज्ञान, हम इन चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब मतलब हमारा जो अभी फाइनेंस का जो सेक्टर है उसको में देखते हैं कल, तो हम उसके साथ साथ हम विचारों के विज्ञान को भी हम समझना शुरू करने वाले हैं। और हो सकता है इसमें भी आपका पूरा 1 हफ्ता चला जाए। विचारों का विज्ञान सिर्फ विचार करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के आधार पर, हमारे जो शास्त्र है उसके आधार पर मैं बात आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन के माध्यम से हमारा शरीर चलता है। तो वो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो अपनी तरंगे छोड़ते हैं, जिसको वेव थेरेपी बोलते हैं, मतलब वेव्स बोलते हैं, मतलब विचारों की, मस्तिष्क, ब्रेन वेव बोलते हैं जिसको। हम उसको समझेंगे। हमारे मस्तिष्क में जो रासायनिक बदलाव होते हैं, कौन से ऐसे रसायन हैं जो हमारे विचारों के साथ में स्त्रवित होते हैं और वो हमें किस तरीके के विचार देते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत विचारों का जो कंपन है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसके माध्यम से हमारे विचार कैसे पॉजिटिव बनते हैं। पॉजिटिव विचार सिर्फ सोचने से नहीं होते, उसके पीछे एक साइंस है, एक न्यूरोलॉजी है, एक जो हमारे मस्तिष्क से जो उत्सर्जित होने वाली तरंगे हैं, जो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये जो तरंगे उत्सर्जित होती है वो हमें कैसे परिवर्तित करती है, इस फिजिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके रसायन को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी बायोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि हमारे विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपने विचारों की ताकत को बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से समझा, सिर्फ दुनिया बोलती है इसलिए नहीं, क्योंकि दुनिया बोलती है हम सुनते हैं, लेकिन जिस दिन हमको कारण ही मालूम हो जाएगा, उसकी जड़ मालूम हो जाएगी, तो हम अपने विचारों को उसके अनुसार परिवर्तित करना शुरू कर देंगे। हमारे शरीर को हम उस तरीके से बनाना शुरू कर देंगे, हमारी फिजिक्स को हम उस तरीके से बनाना शुरू कर देंगे, हमारी बायोलॉजिकल हम चेंजेस लाना शुरू करेंगे। किसके लिए? हमारे विचारों के लिए। और हमारे विचार हमारे बिजनेस देंगे। तो उन चीजों को भी हम आने वाले सप्ताह में समझने वाले हैं। अब ये समझ लो कि ये आने वाला सप्ताह भी कहाँ लेकर के हमको जा सकता है, क्योंकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधार पर, हम विज्ञान के आधार पर विचारों के कंपन को, ब्रेन वेव्स को समझेंगे और उसके ऊपर हम काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझेंगे, हम काम भी करने वाले न्यूरॉन्स के ऊपर में अपने प्रैक्टिकल हम घर में करेंगे। जैसे सर ने अपना जो उद्बोधन शुरू होने से पहले आपके साथ प्रैक्टिकल कराया, वो आपको घर में करना है। तो इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। अपना जो फाइनेंस का सेशन समाप्त होने के बाद में हम इन पर भी चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ हम इस पर भी चर्चा करते जाएंगे। तो आने वाले सेशंस को आपको मिस नहीं करना है। वो शायद जीवन बदल सकता है, क्योंकि विचार ही जीवन बदलते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपको काफ़ी कुछ दे दे करके जाएगा। सर ने काफ़ी जानकारियाँ दी है, बहुत सारी चीज़ आपने समझी है। आपको ये समझ में आ चुका है कि एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्यों है और कैसे है, किस तरीके से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। अब हमें उनका सपोर्ट कैसे लेना है, सर का मार्गदर्शन हम कैसे ले सकते हैं, सर के मार्गदर्शन में आगे कैसे काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप बिल्कुल आप 24 घंटे के अंदर अपने विचारों पे अध्ययन करें, एनालिसिस करें और उसके अनुसार अपनी योजना बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस सेशन को विराम भी देते हैं और कल 15 अगस्त के बाद रात का सेशन हम लेंगे ही लेंगे। तो कल तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, समझा, उसके लिए आपका धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और सर का भी बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद, हमें समय दिया, सर ने इतना कीमती समय दिया। मच। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जोहार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।